नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, अभी हाल ही में छात्रावास अधीक्षक का नया पद आया हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो इससे संबंधित क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और कंप्यूटर में आज हम कंप्यूटर का परिचय टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो पूरा मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, मतलब इस टॉपिक को हम कंप्लीट खत्म कर देंगे और वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैं डिस्कस करवाऊंगा जो स्पेशली छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर आप घर बैठे छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इसका कंप्लीट पैकेज जल्द ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाएगा। मैं आज या कल 1 से 2 दिन में इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसका क्या प्राइस होगा और आप इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी आपको 1 से 2 दिन में सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 25 नंबर पाना अनिवार्य है, तभी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और कंप्यूटर के अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत टफ आते हैं ना। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो क्लासेस हम लेंगे छात्रावास अधीक्षक को ध्यान में रखकर ये क्लासेस नया प्रिपेयर किया जा रहा है, स्पेशली कंप्यूटर है, ताकि इसी को ध्यान में रख के ये चीज़ें बनाई जाए। जैसे क्वेश्चंस मैंने देखा है उस तरीके से ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब ये जो वीडियो होगा वो एक तरीके से डेमो वीडियो होगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे लास्ट तक। अगर आपको पसंद आएगा तो आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फीस नॉमिनल ही होगा, उसकी जो जानकारी अलग से बता दी जाएगी, है ना। उसकी तैयारी की जा रही है, तो 1 से 2 दिन में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक का नाम है कंप्यूटर का परिचय। तो पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है वास्तव में। उसके बाद हम कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे कि कंप्यूटर आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में था कैसे, किस तरीके से उसका विकास हुआ, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के, याद रखेंगे कौन सी भाषा की, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका जो अर्थ है वो है गणना करना है। इसीलिए कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं, ठीक है। गणना करने वाली मशीन अर्थात संगणक भी कंप्यूटर को हम कह देते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके, मतलब प्रोसेस करके सूचनाओं को आउटपुट मतलब रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। देखिए, कंप्यूटर में अगर आप यूज़ भी करते हैं तो जो यूज़र होता है मतलब उपयोग करता है, जैसे हम हैं, है ना। अगर हम कंप्यूटर में कोई रिज़ल्ट चाहते हैं तो क्या करेंगे, कोई ना कोई डेटा इनपुट करेंगे। जैसे सिंपल सा एक मैं कैलकुलेशन बताऊं, अगर हमको कंप्यूटर में कैलकुलेटर से 2 + 2 = 4 निकालना है तो हम ये 2 + 2 इनपुट करेंगे, तभी वो प्रोसेस करके, है ना, प्रोसेस करके ये जो आउटपुट है रिजल्ट 4 वो देता है। मतलब आपको ये याद रखना है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं बताएगा, आपको कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। उस एफर्ट को हम इनपुट बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में इनपुट करना पड़ेगा, उसके बाद कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। याद रखेंगे, यूज़र द्वारा निर्देश देना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। दिए गए निर्देश जिसको हम इनपुट बोलते हैं उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है ना। संसाधन अथवा प्रक्रिया इसको हिंदी में कह देते हैं, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आसान पड़ता है। इनपुट, प्रोसेस, उसके बाद उसको वो आउटपुट करके देता है परिणाम, रिजल्ट। जैसे इनपुट में हम कीबोर्ड या माउस से भी दे सकते हैं। प्रोसेस किससे करता है, कंप्यूटर जो है वो सीपीयू से प्रोसेस करता है ना। ये सब कुछ क्या होता है उसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो एक कंप्यूटर का जो दिमाग है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं उससे वो प्रोसेस करता है। उसके बाद जो आउटपुट है वो हमको कहाँ दिखता है, आजकल के कंप्यूटर में हम देखेंगे तो डिस्प्ले में आउटपुट दिख जाता है। इसका पूरा इतिहास हम देखेंगे कि किस किस तरीके से हम आउटपुट देख पाते थे। तो आउटपुट जो है वो हम डिस्प्ले में देख पाते हैं। तो आपको बेसिक चीज़ हमने यहाँ पे ये बताया कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिस पे हम कुछ भी चीज़ इनपुट करके वहाँ पे रिजल्ट आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर का मौलिक काम, द फंडामेंटल वर्क ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य काम यूज़र से डाटा लेकर उसी उपयोगी सूचना में बदलना है। उपयोगी शब्द को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में डालते हैं तो कंप्यूटर उसको समझता है और उपयोगी मतलब हमारे काम के लायक ही रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी वो रिजल्ट देगा, है ना। तो यहाँ पे कंप्यूटर के जो फंडामेंटल काम है, मौलिक काम है, उसको हम ध्यान में रख कर समझते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। पहला है इनपुट लेना।
कंप्यूटर में डाटा जो हम डालते हैं, आंकड़े जो डालते हैं तथा निर्देश देते हैं, उसी प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं, है ना। उसके बाद है डाटा भंडारण। जब भी ज़रूरत हो तब डाटा प्रोसेसिंग के लिए उपलब्ध हो सके, इसके लिए डाटा तथा निर्देश संरक्षित किए जाते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे हम कुछ डेटा डालते हैं तो अब कंप्यूटर का अपना एक मेमोरी भी होता है। जैसे कि अगर हम गूगल क्रोम या ब्राउज़र में कोई चीज़ लिखते हैं, फॉर्म भी भरते हैं, तो कई बार क्या है, हम देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म है, अगर हम ए लिख रहे हैं और वहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेटिक अजय लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ों को सेव करके भी रखता है। तो एक तो होता है जैसे कि कैश मेमोरी वगैरह हो गया। कैश मेमोरी मतलब कंप्यूटर जो है अपने आप में कुछ चीज़ों को सेव करने की क्षमता होती है उसकी, है ना। और एक होता है हम चाहे तो कुछ चीज़ों को, डेटा को अलग से सेव करके भी रख सकते हैं। अब ये जो मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कंप्यूटर किस तरीके से चीज़ों को सेव करता है, उसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम क्या ध्यान रखेंगे कि हम डेटा कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। कंप्यूटर में ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने पास डेटा को सेव करके रख सकती है, ताकि उसको प्रोसेस करने में, मतलब उसको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो कंप्यूटर अपने पास कभी भी डेटा प्रोसेस हो सके, उसके लिए कुछ जो डेटा का जो निर्देश है उसका संरक्षण कर सकता है। और उसके बाद है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को गणितीय तथा तार्किक गणना करके उपयोगी जानकारी में बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसको डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे हम 2+2+2 डालेंगे, है ना, तो इसका जो गणना करता है और उसके बाद वो जो निकालता है 6, इस क्रिया को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, गणितीय तथा तार्किक गणना करके जो जानकारी में उसको बदलता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम प्रोसेसिंग कहते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद है आउटपुट। यूज़र को गणना परिणाम जैसे कि रिपोर्ट्स हो गया, चाहे कि वो ऑडियो की फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो, इमेज के फॉर्म में आदि दिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम आउटपुट कहते हैं। जैसे हम प्रिंटर से प्रिंट आउट कर लेते हैं तो वो भी एक आउटपुट है ना, और वो हम हार्ड कॉपी के फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जैसे कि कोई गाना चलाना चाहें, है ना, तो गाना चलाने के लिए अगर आपके स्टोरेज में, अगर कंप्यूटर में आप कोई सॉन्ग सेव करके रखेंगे और उसको प्ले करेंगे तो आवाज़ के फॉर्म में वो आउटपुट देगा। ठीक है, अगर कुछ इमेज डालेंगे और उसको व्यू करेंगे तो इमेज के फॉर्म में आउटपुट देगा। तो आउटपुट क्या चीज़ है, अगर हम कंप्यूटर में कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो वो हमें प्रोसेस करके आउटपुट जो रिजल्ट देती है वो आउटपुट हो जाता है। उसके बाद अगला है कार्य प्रवाह नियंत्रण। उपरोक्त कार्य बताते हुए तार्किक क्रम में ही संसाधित हो इसका नियंत्रण करने की प्रक्रिया। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं तो उसको सही ढंग से ही वो दिखाता है, कंप्यूटर उसको समझता है और सही ढंग से, सही फ्लो में ही वो हमको रिजल्ट देता है। तो ये जो है कंप्यूटर के मौलिक काम हैं। इसमें आप क्या क्या याद रखेंगे, इनपुट, डेटा मतलब डेटा भंडारण, और डेटा प्रोसेसिंग, आउटपुट, इतना आपको याद रखना है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डेटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है और दिए गए निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत मतलब आउटपुट कर देता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को और हम समझ लेते हैं। इनपुट, उसके बाद प्रोसेस के दौरान देखिए अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, है ना, जैसे कुछ डेटा में उसको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए कंप्यूटर को जो उसके पास ऑलरेडी सेव है ना, तो वो वहाँ से उठा लेगा, अपनी मेमोरी से उठा लेगा। तो प्रोसेस के दौरान हम चाहे तो कुछ डेटा जो देते हैं कंप्यूटर उसको यूज़ करता है, या फिर अपने पास जो सेव रखा रहता है डेटा उसको अपने पास जो रखा रहता है उसको यूज़ कर लेता है। तो इनपुट करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टोरेज है वो कंप्यूटर अपने हिसाब से भी कर लेता है इंपॉर्टेंट चीज़ों को जिसको ज़रूरत रहता है, और हम चाहे तो एक्स्ट्रा अलग से कंप्यूटर में चीज़ों को सेव करके रख सकते हैं। अब कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कंप्यूटर में जैसे कि COMPUTER, ये पूरा कंप्यूटर का स्पेलिंग हो गया। तो इसमें आपको एक एक चीज़ का फुल फॉर्म याद रखना है। कॉमन, O से हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पर्पसली, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल। ठीक है, तो कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च, ये पूरा कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। अगला टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषताएं। विशेषताएं जो कंप्यूटर की हम पढ़ेंगे उसको हम
थ्योरी के जैसे पढ़ेंगे। इसमें कुछ ही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उसको मैं हाईलाइट करके आपको बताऊंगा। बाकी आप चुपचाप से सुनते रहिए, क्योंकि ये सुनना ज़रूरी है, तभी आप कंप्यूटर को समझ पाएंगे, तब क्वेश्चन बनेगा। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकती, तो इसकी पहली विशेषता है गति, स्पीड। इसकी स्पीड अच्छी होती है ना, सेकंडों में लाखों गणनाएं कर सकती हैं। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाली गणना को ये कुछ सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हम हर्ट्ज से नापते हैं। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना। देखिए, कंप्यूटर को क्या है, कैलकुलेशन करने के लिए उसको चाहिए प्रोसेसर, और इस प्रोसेसर की स्पीड को हम हर्ट्ज से नापते हैं। इसकी डाटा संसाधित करने की गति को माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड तथा पिकोसेकंड में मापा जाता है ना। जो प्रोसेसर की जो कैलकुलेशन करने की स्पीड होती है उसको तो हम हर्ट्ज में नापते हैं, लेकिन जो डाटा संसाधित करने की प्रक्रिया होती है ना, मतलब प्रोसेसर से जो रिजल्ट निकलने की प्रक्रिया होती है, उसको माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड तथा पिकोसेकंड इत्यादि में हम नापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख मिलियन से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कंप्यूटर की गति को MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, कंप्यूटर की गति को मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। तो MIPS का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर दूसरी विशेषता है शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर में हम जो भी डेटा डालते हैं तो वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, मतलब शुद्धि की गारंटी देता है। गणना के दौरान अगर कोई एरर होता है, मतलब त्रुटि होता है, तो वह मानवीय गलतियों के कारण होता है ज़्यादातर, या अगर डेटा और प्रोग्राम सही हैं तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देगा, वो गलत परिणाम नहीं देगा। इसके परिणामों की शुद्धता मानव परिणामों की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिर अगला है सक्षमता। कंप्यूटर एक थकान मुक्त और मेहनती मशीन, मतलब कंप्यूटर जैसे इंसानों की तरह नहीं थकता, वो कंटिन्यू काम कर सकता है। यह बिना थके, बिना रुके और बिना बोरियत हुए सुचारू रूप से काम कर सकता है, क्योंकि ये मशीन है, इंसान नहीं है। यह पहले और आखिरी निर्देशों को समान एकाग्रता, ध्यान और शुद्धता से पूरा करता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, ये समझने की चीज़ें हैं। अब आगे आते हैं, अगला है बहुप्रतिभा, वर्साटिलिटी। मतलब इसमें हम क्या देखेंगे कि कंप्यूटर जो है बहुत सारे काम कर सकता है। कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय मशीन है। यह गणना करने के अलावा अनेक उपयोगी कार्य करने में सक्षम होता है, जिससे इसके द्वारा हम टाइपिंग कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं, कोई ग्राफिक चीज़ें, वीडियो, ईमेल, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सब आपको पता ही है। फिर अगला है संग्रह करने की क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में बहुत विशाल मेमोरी होती है और इसकी मेमोरी हम मन चाहे तरीके से बढ़ा भी सकते हैं, जो कि हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता है वो अत्यधिक होती है। इसमें आप जो है अपना जैसे फ़ोटोज़ हो गया, वीडियोस हो गया, सॉन्ग्स वगैरह हो गए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बहुत कुछ आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी जो स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो मानव से कहीं अधिक होती है, और यहाँ पे आप चीज़ों को बहुत लंबे समय के लिए सेव करके रख सकते हैं। फिर अगला है याद रखने की शक्ति। कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है जिसमें सारा डेटा स्टोर रहता है। हमें जब भी डेटा की आवश्यकता पड़ती है तब हम अपने कंप्यूटर से मेमोरी से डेटा को रिट्राइव करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप छोटा सा एग्जांपल मैं समझाऊं कि जैसे आज की डेट में पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, वो बहुत टाइम तक सेव रहता है। वैसे कंप्यूटर की अपनी एक इंटरनल मेमोरी भी होती है, उसमें अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो बहुत टाइम तक सेव रहेगा, और अगर वो स्टोरेज ख़राब नहीं होगा तो वो तब तक सेव रहेगा, है ना। इसमें जितने भी डेटा स्टोर होते हैं वे सभी तब तक डिलीट नहीं होते जब तक हम मेमोरी से डेटा को डिलीट नहीं करें, या फिर जब तक मेमोरी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो काफ़ी लंबे समय तक कोई भी डेटा हम यहाँ पे रख सकते हैं। फिर अगला है गोपनीयता। जैसे आजकल हम कंप्यूटर में पासवर्ड वगैरह का उपयोग करके उसको गोपनीय बनाकर रख सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट फाइल है जो किसी के हाथ ना लगे, अगर ऐसा कोई चीज़ है कंप्यूटर में तो आप उसको लॉक करके रख सकते हैं। तो ये एक क्वालिटी है उसकी कि वो चीज़ों को गोपनीय रख सकता है। कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी हैं, वो हम अब देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। पहला है बुद्धिहीन, ब्रेनलेस। कंप्यूटर में खुद की सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। हालांकि आज की डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका उपयोग करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, जिससे कंप्यूटर जो है बहुत सारे काम बिना मानव के हस्तक्षेप के बिना भी कर सके। लेकिन आज की डेट में भी उतनी वो कैपेसिटी नहीं है कंप्यूटर की। तो इसमें आप ये याद रखेंगे कि कंप्यूटर बुद्धि ही नहीं है,
है ना। कंप्यूटर जो है वो बुद्धिहीन है और बिना मानव के इंस्ट्रक्शन के वो कुछ नहीं है ना। कंप्यूटर में खुद की सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य कर सकता है, बिना निर्देश के कार्य नहीं करता। फिर अगला खर्चीला, कंप्यूटर बहुत महंगा होता है, इसकी जो हार्डवेयर्स है, सॉफ्टवेयर्स है, वो महंगे होते हैं और इन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, तो खर्चीला है। फिर अगला है वायरस का खतरा, जैसे वायरस का अटैक हो गया तो आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, तो ये एक चीज़ है। फिर अगला है विद्युत पर निर्भरता, कंप्यूटर को अगर आपको चलाना है तो बिजली या फिर बैटरी की तो आवश्यकता ही होगी। अगर कंप्यूटर पीसी है तो बिजली से चलेगा, लैपटॉप है तो बैटरी से चलेगा। तो ये कुछ सीमाएं हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार हम पढ़ेंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, तो इसको भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार मैं बस पढ़ के बताऊंगा, आप इस चीज़ों को समझ जाएंगे, है ना। कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। वर्तमान में शायद ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा होगा। तो पहला है डाटा प्रोसेसिंग। बड़े और विशाल सांख्यिकी डेटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि जनगणना करना, सांख्यिक विश्लेषण, परीक्षाओं के परिणाम निकालना इत्यादि। तो डेटा के प्रोसेसिंग में कंप्यूटर का उपयोग होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, है ना, भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण ये सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम साबित हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर से किसी को मेल कर रहे हैं, आज की डेट में जैसे फ़ोन भी एक तरह का कंप्यूटर ही हो गया है ना, तो व्हाट्सएप में हम मैसेज कर देते हैं तो क्या हो रहा है, डाटा का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस तरीके से कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। फिर अगला है शिक्षा, एजुकेशन। मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर आधारित शिक्षा ने इसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बना दिया है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी मैं कंप्यूटर से ही पढ़ा रहा हूँ, अपने लैपटॉप से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उस एजुकेशन में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ है ना। डिजिटल लाइब्रेरी ने पुस्तकों की सर्वसुलभता सुनिश्चित की। डिजिटल लाइब्रेरी मतलब हम वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशंस वगैरह से भी कंप्यूटर की मदद से बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो एजुकेशन में भी कंप्यूटर का अच्छा खासा उपयोग हो रहा है। फिर अगला है वैज्ञानिक अनुसंधान में। विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। जिसको आसानी से इंसान नहीं समझ पाता उसको कंप्यूटर समझ पाता है। तो इस तरीके से ये उपयोगी हो रहा है। रेलवे और वायुयान के टिकट वगैरह बुक कराने में कंप्यूटर की आवश्यकता हो जा रही है। फिर अगला है बैंक। कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है। जैसे एटीएम का फुल याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। एटीएम का फुल फॉर्म जो है एनी टाइम मनी नहीं होता है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये याद रखना है ना। एटीएम का जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑनलाइन बैंकिंग, चेक के भुगतान, ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। ये आपको नहीं पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का उपयोग बैंक में होता है कि नहीं होता। बैंक से संबंधित एक एटीएम है, एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको निकालनी है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। फिर अगला है चिकित्सा के जो क्षेत्र में, वहाँ पर भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। जैसे शरीर के अंदर रोगों का पता लगाने के लिए, शरीर के अंदर जो मानव कि आँखों से नहीं देखा जा सकता उसको कंप्यूटर की मदद से देखने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी जगह हम हॉस्पिटल वगैरह में भी कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सीटी स्कैन का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। सी और टी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, तथा विभिन्न जाँच में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। फिर अगला है डिफेंस, रक्षा में। रक्षा अनुसंधान, वायुयान नियंत्रण, मिसाइल, रडार इत्यादि के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर की तीव्र गणना क्षमता के कारण ही ग्रहों, उपग्रहों, अंतरिक्ष की घटनाओं को समझने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। फिर अगला संचार में, मतलब कम्युनिकेशन में। आधुनिक संचार व्यवस्था कंप्यूटर के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, ये सब कुछ कंप्यूटर से ही कंट्रोल होता है। और यहाँ पे तंतु प्रकाशिकी संचरण मतलब फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, जो कि इंटरनेट के लिए ज़रूरी होता है। जैसे आप इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट के लिए जो केबल हम लेते हैं वो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, प्रकाशी तंतु, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, जो तंतु प्रकाशिकी संचरण यहाँ पे लिखा है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत में काम करता है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो फाइबर ऑप्टिक जो है पूर्ण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये जो फाइबर ऑप्टिक्स है या फिर ऑप्टिकल फाइबर कहीं पे लिखा रहता है, इससे इंटरनेट चलता है। इस केबल को आप याद रखेंगे। फिर अगला है
उद्योग व व्यापार में, इंडस्ट्री व बिजनेस में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, इसको भी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। मनोरंजन में जैसे कि सिनेमा, टेलीविज़न के कार्यक्रम, वीडियो गेम, ये सब में भी कंप्यूटर का उपयोग होता आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से जो है और इम्पोर्टेंट फैक्ट निकलेगा जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक एक चरणबद्ध चरण पढ़ेंगे, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ और कंप्यूटर से भी पहले क्या क्या जो डिवाइसें हैं वो बनाई गई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर का इतिहास हम देखेंगे, है ना। इसकी शुरुआत ईसा पूर्व से हो चुकी थी, जब चीनियों ने अबेकस का आविष्कार किया था। अबेकस का आविष्कार किसने किया था? चीनियों ने। अबेकस का आविष्कार किया चीनियों ने। इसके बाद विभिन्न प्रकार की स्वचालित मशीनें अस्तित्व में आई और चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया स्वचालित इंजन आज के कंप्यूटर का आधार बना। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अबेकस। यह एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना करने के लिए किया जाता था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है अबेकस। यहाँ कुछ मोतियों की जो तरह आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, इसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसका नाम है अबेकस। इसमें तारों में गोलाकार मन के, जैसे ये तार दिख रहे हैं आपको, इसमें गोलाकार मन के दिख रहे हैं जिसको पिरोया गया है, जिसकी सहायता से गणना को आसान बनाया गया। इसमें जोड़ना घटाना जैसी चीज़ों को किया जाता था, है ना, प्लस माइनस जैसी चीज़ों को किया जाता था। अबेकस आज से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले आ गया था। अबेकस दुनिया का पहला गणना यंत्र था जिसके द्वारा सामान्य गणना जैसे जोड़ना घटाना की जा सकती थी। अबेकस का आविष्कार लगभग 2500 वर्ष पूर्व, इसका जो एग्जैक्ट टाइम हो तो ज्ञात नहीं है, लेकिन 2500-3000 हजार साल पहले चीनियों के द्वारा किया गया था। तो दुनिया की पहली जो गणना यंत्र है वो है अबेकस। फिर अगला है फिर नेपियर बोन्स। यहाँ पे इमेज में आप देखेंगे ये है नेपियर बोन्स। यह दूसरा गणना यंत्र है जिसका आविष्कार एक स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर ने किया था। तो आप वैज्ञानिक का भी नाम याद रख सकते हैं, जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया था। जॉन नेपियर ने अपनी किताब रैप्डोलॉजी में अपने गणितीय उपकरण का जिक्र किया जिसका नाम था नेपियर्स बोन, है ना। इस डिवाइस का उपयोग उत्पादों की गणना तथा भागफल ज्ञात करने के लिए इसे बनाया गया था। इस डिवाइस में गणना करने के लिए इस्तेमाल होने वाली विधि को रैप्डोलॉजी कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि स्कॉटिश गणितज्ञ था जिसका नाम है जॉन नेपियर। इन्होंने गणना करने के लिए जो मशीन बनाया था उसका नाम है नेपियर बोन्स, है ना। जो डिवाइस बनाया था उसका नाम है नेपियर बोन्स। और नेपियर बोन्स को यूज़ करते हुए, इस विधि को यूज़ करते हुए जो हम गणना करते थे उसको रैप्डोलॉजी कहा जाता था, और इनके बुक का नाम भी रैप्डोलॉजी ही था। फिर अगला है तीसरा पास्कलाइन या फिर पास्कल कैलकुलेटर। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने लगभग 1642, ईयर एकदम एग्जैक्ट नहीं रहता, एक्चुअली होता क्या था, पहले कोई भी चीज़ बनाने में टाइम लग जाता था। तो कहीं पे 1640 दिखेगा, कहीं पे 1641 दिखेगा। और होता क्या है, जैसे वो बनते 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 2-3 साल में बनता था, 1642 में कंप्लीट बन गया, तो कहीं पे 1640 लिख देगा, कहीं पे 1642 लिख देगा। तो एग्जैक्ट डेटा ये जो वर्ष है उस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, आपको वैज्ञानिक का नाम पूछ दिया जाएगा और उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था वो उस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती। जो ईयर है वो शायद ही पूछा जाए, लेकिन अगर आप ध्यान रखना चाहो तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फ्रांस के गणितज्ञ है ब्लेज पास्कल, इन्होंने बनाया था पास्कलाइन। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन था। अभी तक जो चीज़ें बन रही थी वो मशीन नहीं था, ये प्रथम यांत्रिक गणना मशीन था पास्कलाइन। यह केवल जोड़ व घटा सकती थी, इसे इसीलिए एडिंग मशीन भी कहा गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है पास्कलाइन, इसको एडिंग मशीन, ऐड मतलब जोड़ना, क्योंकि ये सिर्फ जोड़ना और घटाना कर सकता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा गया, इसको पास्कलाइन भी कहा गया। जब पास्कल ने यह मशीन बनाई थी तो वो मात्र 19 वर्ष के थे। फिर अगला है जैक्वार्ड लूम। 18वीं शताब्दी के आसपास फ्रेंच के एक बुनकर जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने एक हथकरघा बनाया था, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, जिसका नाम जैक्वार्ड लूम था। जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने एक प्रोग्राम किया जाने वाला लूम बनाया जो बड़े बड़े कार्ड जिनमें छेद मतलब पंच किया गया था, जिससे आसानी से पैटर्न बनाई जा सकती थी। यह कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। इसे पहला
सूचना संसाधित मतलब डेटा प्रोसेस्ड डिवाइस माना गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखिए जैकवार्ड लूम ने क्या किया, एक ऐसा प्रोग्राम किए जाने वाला, मतलब प्रोग्राम आज की डेट में जैसे हम कोई भी प्रोग्राम प्री प्रोग्राम सेट कर देते हैं तो डिवाइस उस प्रोग्राम के हिसाब से काम करता है। तो इन्होंने एक ऐसा हथकरघा बनाया था जो प्रोग्राम्ड था, जैसे प्रोग्राम कर दिया उस हिसाब से वो चलता था, इसलिए इसे पहला सूचना संसाधित मतलब प्रोग्राम्ड डिवाइस कहा जाता था। जैकवार्ड लूम ने इसको बनाया था कब, 18वीं शताब्दी के आसपास। फ्रेंच के वैज्ञानिक थे जोसेफ मैरी जैकवार्ड। फिर अगला है अरिथमोमीटर। 1820 के आसपास फ्रांस के थॉमस डी कोलमार ने ये बनाया था अरिथमोमीटर, और इसके द्वारा गणित के 4 बुनियादी कार्य जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुना, भाग किए जा सकते थे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस मशीन का विकास रुक गया था। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं ये अरिथमोमीटर। फिर अगला है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, है ना। डिफरेंस इंजन, इसको अंतर इंजन भी कह देते हैं हिंदी में, और ये एनालिटिकल इंजन। तो आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं, है ना, कंप्यूटर के जनक किनको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। तो चार्ल्स बेबेज ने 1819 से लेकर 1822 में बहुपदी फलन का सारणीकरण करने के लिए एक स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया। इस कैलकुलेटर का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया था, है ना। एक तरीके से यांत्रिक कैलकुलेटर है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कार का इंजन दिख रहा है उस तरीके से एक इंजन ही है ये, है ना। यह भाप द्वारा चलता था और इसका आकार बहुत ही विशाल था। इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने, गणना करने तथा मुद्रित करने की क्षमता थी। जैसे आजकल के कंप्यूटर में होता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने की क्षमता, मुद्रित मतलब प्रकाशित करने की क्षमता, तो कुछ ऐसी 1-2 क्षमता थी इसमें, है ना। यह भाप द्वारा चलता था और इसका आकार विशाल था। इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने की, पहली बार ऐसा था कि इसमें प्रोग्राम को स्टोर किया जाने लगा। तो स्टोर करने की क्षमता थी, मुद्रित करने की क्षमता थी। इस इंजन के लगभग 1 दशक बाद 1833 में एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया गया इनके द्वारा। इस मशीन में वे सभी चीज़ें थी जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर में होती है। एनालिटिकल इंजन में मील जैसे कि आज की डेट में सीपीयू होता है, स्टोर जैसे आज की डेट में मेमोरी होता है, रीडर एंड प्रिंटर इनपुट और आउटपुट करने का काम सब कुछ हो रहा था, है ना। इस इंजन को ही आधुनिक कंप्यूटर का शुरुआती प्रारूप माना गया। इसलिए चार्ल्स बेबेज के इस कॉन्सेप्ट को उपयोग करके आज का जो कंप्यूटर है वो हम देख रहे हैं, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने क्या क्या बनाया था वो अब याद रखेंगे, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन जो है वो आज के जो कंप्यूटर है उसे बहुत ही समानता रखता था। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ थी जो आज की डेट में कंप्यूटर में होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ये है एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज के बारे में कुछ कुछ चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। इसका जन्म जो हुआ था वो इंग्लैंड, लंदन में हुआ था 1791 में। ये राष्ट्रीयता के हिसाब से देखेंगे तो ये अंग्रेज थे। इनकी जो मृत्यु हुई वो 1871 में हुआ था, है ना। बेबेज ने 1819 में गन्ना इंजन का अपना पहला छोटा मॉडल बनाना शुरू किया था और 1822 में ये पूरा हो, इसलिए डेट एकदम एग्जैक्टली नहीं पूछा जाता, इनको बनाते बनाते समय लग जाता था। फिर अगला है एडा अगस्ता लवलेस, है ना। लेडी एडा अगस्ता, इनका नाम याद रखेंगे, ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था। जो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था उसमें इन्होंने पहला प्रोग्राम डाला था, इसलिए इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है ना। फर्स्ट प्रोग्राम इन्होंने ही डाला था, इसलिए दुनिया का पहला प्रोग्रामर इनको कहा जाता है। एडा अगस्ता लवलेस इनका नाम है। फिर अगला है डिवाइस है सेंसस टेबुलेटर। 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ ने इस विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार किया जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया, है ना। इसका नाम ही में ही सेंसस है, सेंसस का मतलब है जनगणना। तो जनगणना करने के लिए अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा इसको बनाया गया। इन्हें कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड के आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय हरमन होलेरिथ को दिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे पंच कार्ड है। ये पंच कार्ड कागज़ का बने कार्ड है जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डेटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता था। तो देखिए पंच के द्वारा छेद बनाकर, यहाँ पे आप देखेंगे पंच कार्ड है, छेद बनाकर जो है डेटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था और इसको कहा जाता था पंच कार्ड। और यहाँ पर है
सेंसस टेबुलेटर, ये आपको दिखेगा। फिर अगला है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है ENIAC, स्पेलिंग है AENIAC। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना, ENIAC। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ड तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसका नाम है ENIAC। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग होता था। जैसे देखिए अलग अलग जो चरण है कंप्यूटर का, जब विकास हुआ तो उस समय अलग अलग हार्डवेयर का उपयोग किया जाता था। पहले वैक्यूम ट्यूब का निर्माण हुआ, फिर बाद में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC का निर्माण हुआ। ऐसे करते करते फिर माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। इस तरीके से चीज़ें को आपको याद रखना है। तो ये जो ENIAC में कौन से हार्डवेयर का इस्तेमाल होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। यह आकार में काफ़ी बड़ा था। अगर आप देखेंगे तो ये पहला, दुनिया का पहला कंप्यूटर, और कितना बड़ा है अगर आप देखेंगे तो इसको, है ना। आंतरिक मेमोरी में ENIAC की जो आंतरिक मेमोरी है उसमें केवल 20 अंक स्टोर किया जा सकता था। ये क्वेश्चन हॉस्टल वार्ड में पूछा गया था, है ना। आंतरिक मेमोरी में ENIAC कंप्यूटर के केवल 20 अंक स्टोर कर सकता था। तो ENIAC कंप्यूटर के बारे में बहुत सारे फैक्ट जो भी मैंने आपको बताया, ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये दुनिया का पहला प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। उसके बाद है उसी तरीके से EDVAC। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में से एक था, अपने पूर्ववर्ती ENIAC के विपरीत। देखिए ENIAC का अपडेटेड वर्जन है, मान के चलिए। इसके बाद EDVAC आया था, तो यह दशमलव के बजाय बाइनरी में काम करता था, है ना। तो ENIAC जो है वो दशमलव में काम करता था, ये बाइनरी में काम करता था। फिर अगला है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट EDSAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कैसे है वो हम देखते हैं। EDSAC कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था, मतलब प्रोग्राम को स्टोर्ड करने का इसमें कॉन्सेप्ट दिया था। यह कंप्यूटर में निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन के अनुक्रम मतलब सीक्वेंस को स्टोर करने में सक्षम था। जो भी हम डेटा डालेंगे उसको सीक्वेंस जमाने के उसको स्टोर करने में वो ये सक्षम था। फिर अगला है UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वर्ष 1951 में यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य समान कार्यों में किया जाने लगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दुनिया का सबसे पहला व्यापारिक कंप्यूटर का नाम है UNIVAC, और इसका वर्जन भी आपको याद रखना है। UNIVAC 1 जो है दुनिया का पहला व्यापारिक कंप्यूटर है। पहला व्यावसायिक या व्यापारिक कंप्यूटर पूछा जाए तो आपको नाम रखना है UNIVAC 1। इस कंप्यूटर का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। इसका निर्माण GEC का फुल फॉर्म है जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया। तो UNIVAC में क्या याद रखना है, 1951 में ये आया, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसको निर्माण किया गया। कंपनी का नाम है GEC मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। इसमें खास बात क्या है, क्योंकि ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। उसके बाद आते हैं हम पहला माइक्रो प्रोसेसर। 1971 में इंटेल कंपनी, जैसे आज के डेट में अगर आप कंप्यूटर लेते होंगे, है ना, तो देखते होंगे कि उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा है। इंटेल i3, इंटेल i5, इंटेल i7, इंटेल डुअल कोर, ये अलग अलग प्रोसेसर का नाम है जो कि इंटेल कंपनी बनाता है। तो पहली बार जो प्रोसेसर बनाया था माइक्रो प्रोसेसर, एक चिप होता है जो कंप्यूटर में उपयोग होता है। तो ये इस तरीके से दिखता था। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था दुनिया को 1971 में इंटेल कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, जिसका नाम था इंटेल 4004। मार्च 1971 में इसे जारी किया गया और यह अत्याधुनिक सिलिकॉन गेट तकनीक का उपयोग करके इसको बनाया गया। तो किस सिद्धांत पे काम करता है ये, सिलिकॉन गेट तकनीक, है ना। इसके निर्माण ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी, क्योंकि कंप्यूटर का जो आकार बहुत बड़ा था उसको इसी के कारण, माइक्रो प्रोसेसर का कारण छोटा किया जा सका, संभव हो सका कि उसको छोटा किया जा सके। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर। टॉपिक का नाम है कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर जनरेशन।
तो पहला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है मतलब 1942 से लेकर 1955, तो उसमें क्या खास बातें थी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह यूज़ किए जाते थे। तो इसमें निर्वात ट्यूब, हार्डवेयर में क्या, निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जिसको इंग्लिश में कहते हैं, का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि अभी हमने देखा कि आजकल के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर वगैरह जो इंटेल ने बनाया है वो उपयोग किया जाता था, लेकिन जो पहला प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर था निर्वात ट्यूब उस समय उपयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे ये निर्वात ट्यूब जिसको वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। ये आकार में बड़े और बल्कि और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले होते थे। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही बड़े होते थे। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, जो कि थोड़े टफ होते थे, है ना। मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट 0 1 की भाषा पर काम करते थे। भंडारण के लिए पंच कार्ड, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था, पंच कार्ड जो है कागज़ का कार्ड होता है जिसमें पंचिंग के द्वारा प्रोग्राम फिक्स किया जाता है। तो पंच कार्ड भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था। और निम्न स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था इस समय, या तो मशीनी भाषा भी याद रख सकते हैं। तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसका नाम याद रखेंगे ENIAC। ये जो ENIAC कंप्यूटर है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो ENIAC, UNIVAC और IBM के मार्क 1, ये सारे जो कंप्यूटर हैं वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। IBM का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। फिर 1952 में ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया, जिससे प्रोग्राम लिखना थोड़ा सा आसान हुआ। तो अब हम अगले पीढ़ी में आते हैं, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर को कौन से ईयर में रखा गया, 1955 से लेकर 1964। इसके ईयर के दौरान जितने भी कंप्यूटर थे उसको दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर माना गया। निर्वात ट्यूब जिसका उपयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, उसकी जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रांजिस्टर। तो अब निर्वात ट्यूब की जगह कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ये हल्का होता था और कम विद्युत खपत करने वाला था। इसकी गति जो है वैक्यूम ट्यूब से तेज होती थी। पंच कार्ड की जगह चुंबकीय भंडारण उपकरणों का, जैसे मैग्नेटिक टेप वगैरह हो गया। मैग्नेटिक टेप किसको हम कहते हैं, मैग्नेटिक टेप जैसे पिछले जो ज़माने में हम देखते थे कैसेट्स होते थे, तो कैसेट्स के अंदर जो ब्लैक कलर का फिल्म जैसे निकलता था, ये जो फिल्म जैसे निकलता था ये होता है मैग्नेटिक टेप, है ना। तो पंच कार्ड की जगह सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप का उपयोग होने लगा भंडारण के लिए। व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ। उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। पहले जनरेशन कंप्यूटर में निम्न स्तरीय असेंबली भाषा या तो ऑप्शन में आएगा या तो मशीनी भाषा का ऑप्शन में आ जाएगा, है ना। सॉफ्टवेयर में जैसे कोबोल हो गया, कोबोल का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस तरीके से उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM के द्वारा किया गया सेकंड जनरेशन के दौरान। तो कोबोल का फुल फॉर्म याद रखेंगे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रॉन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन, है ना। तो यही चीज़ें जो हैं पूछी जा सकती हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फुल फॉर्म हो रहा है, स्पेशली याद रखना है। फिर है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। 1964 से लेकर 1975 के कंप्यूटर को रखा गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के जगह इंटीग्रेटेड सर्किट, IC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। उसके बाद दूसरे वाले जो जनरेशन है उसमें आपका पीछे यहाँ पे हम आते हैं, ये देखिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। मैंने आपको बताया सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाने लगा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, है ना। प्रारंभ में SSI मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और बाद में MSI मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। ये सब IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट के प्रकार हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग से चुंबकीय टेप और डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। जैसे हमने पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में पढ़ा कि स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। दूसरे पीढ़ी में हमने पढ़ा कि चुंबकीय जो टेप वगैरह है, चुंबकीय डिस्क वगैरह है, उसका प्रयोग किया जाने लगा। तीसरे जनरेशन में क्या रखना, इनके जो भंडारण क्षमता है, चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क के जो भंडारण क्षमता है उसमें और वृद्धि किया गया। उच्च स्तरीय भाषा में PL1, पास्कल तथा बेसिक
जैसे लैंग्वेज का उपयोग किया गया। फिर अगला है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से लेकर 1989। यहाँ पे LSI और VLSI का उपयोग होने लगा। अब क्या हुआ देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह चौथी पीढ़ी में LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया गया। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये है LSI चिप और ये है VLSI चिप। माइक्रो प्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा क्षमता में वृद्धि और मिनी कंप्यूटर का विकास आरंभ हुआ। अब चौथी पीढ़ी के दौरान कंप्यूटर के आकार और छोटे हो गए। चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान जो है अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया। सेमीकंडक्टर मेमोरी कुछ इस तरीके से दिखता है। 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे PC का नाम दिया गया। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स। सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। अब ये क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि हम कोई भी चीज़ें देखते हैं, इनपुट करते हैं तो आउटपुट में आज के डेट में आप कहाँ देखते हैं, डिस्प्ले में देखते हैं। तो इसी को कहा जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या हो जाता है, कंप्यूटर को और सरल बना दिया जाता है। जैसे कि आज के डेट में हम टच स्क्रीन मोबाइल चलाते हैं तो निर्देश जो हम डेटा डाल रहे हैं वो टाइप करके नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट जो GUI है उसको टच करके डेटा डाल रहे हैं ना। तो यही होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आज की डेट में डेटा को निर्देश देने की, टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है ना। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से डायरेक्ट हम काम कर पा रहे हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का वहाँ पे काम होने लगा। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे LAN WAN का विकास हुआ। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये सब का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब का विकास हुआ है ना। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे आज की डेट में आप कंप्यूटर लेंगे तो वहाँ पे विंडो 10, विंडो 11 लिखा रहता है। तो ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कंप्यूटर में आप जो भी काम करते हैं उस सबको कंट्रोल करता है। जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो कंप्यूटर को स्टार्ट कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि पहले बहुत पुराने में MS DOS था, फिर लाइनक्स वगैरह था, फिर धीरे से माइक्रोसॉफ्ट विंडो आया है ना। तो ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका विकास हुआ और उच्च स्तरीय भाषा C भाषा का विकास हुआ जिसमें प्रोग्रामिंग और सरल थी। फिर आया पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर 1990 या फिर 89 से लेकर अब तक। अब यहाँ पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD के विकास ने भंडारण क्षेत्र में और क्रांति ला दी। पहले मैग्नेटिक टेप वगैरह होता था, अब ऑप्टिकल डिस्क आ गया। इसका जो कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी वो और ज़्यादा था। ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या होता है, जैसे CD हो गया, DVD हो गया। CD का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो ये सब कुछ मार्केट में आ गया। नेटवर्किंग के क्षेत्र में जैसे कि इंटरनेट हो गया, ईमेल वगैरह हो गया और WWW वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, ये सब का विकास हो गया। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने का प्रयास चल रहा है। तो ये सब कुछ जो है अब टेक्नोलॉजी और बढ़ते जा रहा था पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। C++, जावा, .NET, ASP जैसे भाषाओं का उपयोग किया जाने लगा। मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए। जैसे आजकल तो हार्ड डिस्क हो गया, SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, इस सब का प्रयोग किया जा रहा है। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर को जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ दिया पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर से। अब इन सारे पीढ़ियों में मैंने एक अलग से टेबल बना दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी। इतना कुछ पढ़ा तो एक हम टेबल पढ़ लेते हैं जिसमें से हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एक ही जगह कवर कर लें और इसी को अगर आप रिविजन करके जाएंगे और इसी को एक मिनट देखेंगे तो आपको एग्जाम में वो चीज़ क्लियर हो जाएगा, याद भी रहेगा और बन जाएगा। जैसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद पंचम पीढ़ी में ULSI वगैरह का उपयोग किया गया। सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो प्रथम पीढ़ी में जैसे कि निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा का उपयोग किया गया। फिर उसके बाद उच्च स्तरीय
असेंबली भाषा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। उसके बाद तृतीय पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आ गया। चतुर्थ पीढ़ी में GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वगैरह आ गया। उसके बाद पंचम पीढ़ी में तो इंटरनेट मल्टीमीडिया सब कुछ आ गया। मेमोरी कार्ड जैसे प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड का उपयोग होना था, है ना। और द्वितीय पीढ़ी में चुंबकीय मेमोरी का उपयोग होता था, जैसे मैग्नेटिक टेप वगैरह हो गया। तृतीय पीढ़ी में यही जो मैग्नेटिक टेप है इसके भंडारण क्षमता में वृद्धि हुआ। फिर चतुर्थ पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गया और पंचम पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क और बहुत सारी चीज़ें आ गई। कंप्यूटर की जो गणना करने की जो गति थी प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर उसकी थोड़ी कम थी, मिली सेकंड में थी। मिली सेकंड मतलब 10⁻³ सेकंड। माइक्रो सेकंड 10⁻6 सेकंड। नैनो सेकंड मतलब 10⁻9 सेकंड। और पिको सेकंड मतलब 10⁻12 सेकंड। तो ये क्या होता है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये भी आपको याद रखना है। अब कंप्यूटर के वर्गीकरण को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है हार्डवेयर के आधार पर, जैसे कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के और पांचवी पीढ़ी के, तो जो हमने अभी पढ़ लिया। दूसरा है कार्य पद्धति के आधार पर कि किस कॉन्सेप्ट में वो काम करता है, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आगे हम ये पढ़ेंगे। तीसरा जो आधार है वर्गीकरण का वो है आकार के आधार पर, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है, मिनी फिर उससे छोटा, माइक्रो फिर उससे छोटा, पर्सनल कंप्यूटर फिर उससे छोटा, लैपटॉप फिर उससे छोटा, फिर पाम टॉप, सुपर कंप्यूटर वगैरह, है ना। तो आकार के आधार पर भी हम पढ़ेंगे। पहला है फिर कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। एनालॉग कंप्यूटर देखेंगे, इसमें विद्युत के एनालॉग रूप मतलब भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे इसकी गति अत्यंत धीमी होती है, एनालॉग कंप्यूटर की अत्यंत गति धीमी होती है। अब इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रचलन जो है नहीं है, प्रचलन से बाहर हो गया। एक साधारण घड़ी, वाहन का गतिमीटर, वोल्टमीटर आदि एनालॉग कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। एनालॉग कंप्यूटरों के जैसे उदाहरण हम कैसे समझेंगे, वे भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है, जैसे कि स्पीड को हम किससे नापते हैं, स्पीड को गाड़ी के वोल्टमीटर स्पीडोमीटर में अगर आप देखेंगे तो एक ही टाइम वो एक ही जैसे नहीं रहेगा, वो बदलते रहेगा, है ना। तो इसी को जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है विद्युत के एनालॉग रूप के हिसाब से हम उसको समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले में देखेंगे तो ये जो है जहाँ पे आप सुई जैसी चीज़ देखेंगे इसको हम एनालॉग समझ सकते हैं और सरल शब्दों में, है ना। जैसे सुई जैसी चीज़ दिख रहा है उसको हम एनालॉग कहते हैं, और जो डिजिट के फॉर्मेट में दिखता है 0 1 उसको हम डिजिटल कहते हैं। तो एनालॉग में स्पीडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर में स्पीड की जो हर टाइम के हिसाब से वो चीज़ भौतिक राशि जो है बदलती रहती है ना, तो स्पीड हो गया, बदल गया। वोल्टमीटर में जैसे वोल्टेज बदलते रहता है, तो ऐसा चीज़ जो टाइम के हिसाब से बदलता रहता है उसको हम एनालॉग कंप्यूटर की मदद से मापते थे। अगला है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0 या 1 से निरूपित की जाती है। जैसे डिजिटल घड़ी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, इसमें 1 0 1 2 3 4 ये सब कुछ आपको डिजिट दिखेंगे, है ना। तो ये होता है डिजिटल कंप्यूटर। इसका एक अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी। इसकी गति तीव्र होती है तथा यह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकता है। इसमें गणना के लिए द्विआधारी अंक पद्धति मतलब बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। जो भी कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही है। जो नॉर्मल यूज़ के लिए कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर होता है। फिर एक कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं होता, ये अस्पतालों में, अनुसंधान केंद्रों में, रक्षा के क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्रों में इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। तो इसको समझते हैं क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, गणना करने के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेत का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आप मशीन जो देख रहे हैं इसमें इनपुट इनके हार्ट के पल्सेस को मतलब एनालॉग फॉर्म को इनपुट की तरह लिया जा रहा है ना। इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेत। अब आउटपुट में हम डिस्प्ले में जो देख रहे हैं ये देखिए, ये भी एनालॉग फॉर्म में पल्सेस के फॉर्म में दिख रहा है। तो इनपुट और आउटपुट को एनालॉग संकेत के रूप में देखा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। जबकि प्रोसेसिंग के लिए जो काम होता है, प्रोसेसिंग में डिजिटल
कंप्यूटर में अच्छे से काम होता है। तो प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है और इनपुट आउटपुट के लिए एनालॉग सिग्नल का उपयोग किया जाता है, एनालॉग संकेतों का उपयोग किया जाता है। इसको कहते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि डिजिटल और एनालॉग दोनों तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए ये हाइब्रिड है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र व विज्ञान इत्यादि में किया जाता है। तो जहाँ पे आपको एनालॉग फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में दोनों चीज़ें दिखें वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पर वर्गीकरण में हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं तथा इनमें इन मशीनों की विशेषता वृहद आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता, मतलब इसकी जो मेमोरी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को वृहद रूप से जोड़ा जाता है। पेरिफेरल का मतलब होता है कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, जहाँ ये आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे कंप्यूटर को बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग यंत्रों से जोड़ा गया है। तो ये होता है पेरिफेरल, कंप्यूटर से जोड़ा गया जो डिवाइस का पूरा ये प्रारूप आप देख रहे हैं उसको पेरिफेरल कहता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारे मशीनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें डेटा स्टोर करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक होती है एवं डेटा प्रोसेस करने की जो गति होती है वो भी बहुत अधिक होती है। एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और कार्य कर सकता है, यहाँ पे कोई और कर सकता है, यहाँ पे कोई और कार्य कर सकता है। तो जो इससे बड़ी कंपनियाँ हो गया, बैंक हो गया, रक्षा हो गया, अनुसंधान केंद्र हो गया, इन सारे जगहों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम लिया जाता है। फिर अगला है मिनी कंप्यूटर। ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर देखिए 1960-65 के दौरान उस समय कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, तो उससे थोड़े छोटे हो गए। देखिए मिनी कंप्यूटर आज के डेट में बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन उस समय के हिसाब से मिनी था, इसलिए इसको मिनी कंप्यूटर का नाम दिया गया। ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते थे, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसका आविष्कार 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया था। इसमें अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता और अधिक होती है, गति भी अधिक होती है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, अतः संसाधनों का साझा उपयोग होता है। उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी अनुसंधान इत्यादि वगैरह में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला है माइक्रो कंप्यूटर। इसका विकास 70 के दशक में प्रारंभ हुआ था, जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। जब माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ तभी जाके माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार हो सका। जैसे कि हमने पढ़ा था ना प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, फिर IC आया, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उसके बाद ऐसे करते करते आया माइक्रो प्रोसेसर। तो जब माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ तब माइक्रो कंप्यूटर बन पाया। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इनपुट में कीबोर्ड, आउटपुट के लिए डिस्प्ले आप देख सकते हैं, मॉनिटर, इसका उपयोग होता है। इसकी जो क्षमता है 1 लाख संक्रियाएँ प्रति सेकंड होती है। उपयोग में व्यावसायिक तौर पर, घरों पर, मनोरंजन के लिए, चिकित्सा आदि के लिए इसका यूज़ किया जाने लगा। तो माइक्रो कंप्यूटर आज की डेट में जो हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर, उसका पहला फॉर्मेट था माइक्रो कंप्यूटर। फिर है कंप्यूटर आपका अगला पर्सनल कंप्यूटर। आजकल प्रयुक्त होने वाली जो पर्सनल कंप्यूटर है वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की डेट में हम जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं दरअसल में वो माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। पर्सनल कंप्यूटर अब क्या हो गया, आकार में और थोड़ा सामान्य हो गया। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, सिंगल यूज़ के हिसाब से बना रहता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य मतलब मल्टीटास्किंग कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, एक साइड गाना भी सुन सकते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। PC का विकास, पर्सनल कंप्यूटर का विकास 1981 में हुआ, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया था। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर इसकी जो भंडारण क्षमता है उसको बढ़ाया गया था। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्या याद रखना है, मल्टीटास्किंग के लिए पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा। फिर अगला है नोटबुक। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक होता है नोटबुक और एक होता है नेटबुक, है ना। नेटबुक क्या होता है, नोटबुक से भी छोटा होता है। पहले मैं नोटबुक को पढ़ाता हूँ। नोटबुक या लैपटॉप, यह नोटबुक के आकार का होता है, इसीलिए इसको
नोटबुक या फिर लैपटॉप क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैप का मतलब होता है गोद, और इस कंप्यूटर को गोद में रखकर लैप में रखकर उपयोग किया जाने लगा, इसलिए इसको लैपटॉप कहा गया है। बहुत ही छोटा होता है ना। लैपटॉप जो है पर्सनल कंप्यूटर से भी छोटा होता है, और इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब कुछ जो है संयुक्त रूप से लगे होते हैं। यह बैटरी से कार्य करता है, अतः इसको कहीं भी ले जाना बहुत आसान होता है। इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट सब कुछ हम चला सकते हैं। तो लैपटॉप आप सबको पता है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला आता है नोटबुक। यह नोटबुक जो है लैपटॉप का ही लघु संस्करण है। अगर आप देखेंगे तो जो छोटा सा लैपटॉप जैसे दिखता है वो होता है नेटबुक है ये। गलती से अगर मैंने नोटबुक बोल दिया होगा तो आप ध्यान देंगे, ये है नेटबुक। नेटबुक के लिए इसलिए आपको ध्यान देने को बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया था हॉस्टल वार्डन में। नेटबुक का आकार या वजन लैपटॉप से छोटा होता है तथा प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता भी इसकी कम होती है। नेटबुक शब्द की उत्पत्ति इंटरनेट के नेट तथा नोटबुक के बुक से, इन दोनों को मिलाकर नेटबुक किया गया है। फिर अगला है पाम टॉप। पाम मतलब जैसे हाथ में हम हथेली में रख सकें उस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा है पाम टॉप। यह आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें ध्वनि इनपुट के रूप में भी दिया जा सकता है, जैसे वॉइस इनपुट हम देते हैं आजकल, उस तरीके से पाम टॉप में किया जाने लगा था। फिर अगला आपका सुपर कंप्यूटर। यह अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति, मतलब इसकी जो प्रोसेसिंग शक्ति वो बहुत ज़्यादा होती है। विशाल भंडारण क्षमता, बहुत सारा मेमोरी होता है इसमें। सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो प्रोसेसर को जोड़ा जाता है उसका क्रम समांतर और श्रेणी दोनों हो सकता है, लेकिन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसमें मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। समांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। समानांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है। सुपर कंप्यूटर पर अनेक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, अतः इन्हें मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा जाता है। विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो क्रे 1 को माना जाता है, जिसका निर्माण अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने 1976 में किया था। कहीं कहीं पे अगर आप देखेंगे तो विश्व का पहला कंप्यूटर DCD 6600 ये देखने को मिलता है, लेकिन दरअसल में जो D6600 ये और जो कंप्यूटर है ये उतना सक्सेसफुल नहीं था। ये जो क्रे 1 है वो बहुत सक्सेसफुल था, एक सफल कंप्यूटर था, इसलिए विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर इसको ही माना जाता है। अब भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परम 8000 है ना, परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC का फुल फॉर्म याद रखेंगे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये पुणे में है। तो पुणे के CDAC के द्वारा परम 8000 का आविष्कार किया गया था। परम 8000 CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय CDAC के निदेशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। फिर एक होता है वर्क स्टेशन। यह एक शक्तिशाली PC है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। बेहतर डिस्प्ले जैसे ग्राफिक अच्छा होना चाहिए, जैसे कि इसका उपयोग इंजीनियरिंग, भवन निर्माण इत्यादि में किया जाता है ना। ग्राफिक को ध्यान में रखकर, और थोड़ा सा वर्क स्टेशन मतलब बहुत सारे जो कंप्यूटर है इसको भी जोड़ा जाता है। और वर्क स्टेशन में आपको क्या रखना है कि शक्तिशाली PC होता है। बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ना तो आप मत याद रखिए, बस ये याद रखिए कि शक्तिशाली PC होता है। इसका जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो अच्छा होता है, भंडारण क्षमता वो बेहतर होता है, और जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बेहतर होता है, ताकि जैसे इंजीनियरिंग, भवन निर्माण और वैज्ञानिक काम इस पर किया जा सके। अब हम आज ये जो टॉपिक है वो तो पूरा ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है, स्पेशली छात्रावास अधीक्षक में जो पूछे गए हैं उसके हिसाब से। तो पहला है पेरिफेरल, मतलब परिधि का तात्पर्य क्या होता है। हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा गया था। पेरिफेरल का मतलब हमने देख लिया था कि कंप्यूटर को बहुत सारे जो डिवाइस से जोड़ा जाता है, तो कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस को पेरिफेरल कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या होता है? मल्टीमीडिया का तात्पर्य होता है पिक्चर, साउंड, एनिमेशन, ये सब कुछ को मिलाकर हम मल्टीमीडिया कहते हैं। बहुत कुछ आता है मल्टीमीडिया में ना, पिक्चर, साउंड, एनिमेशन सब कुछ। तो उपरोक्त तो सभी आएगा, ये भी 2014 में पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के कार्य करने का जो क्रम है वो आपको बताना है। ये भी आपका 2014 के हॉस्टल वार्डन परीक्षा में पूछा गया था। तो कंप्यूटर के क्रम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इनपुट हम डालते हैं, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। फिर आते हैं चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर वास्तव में समझता है। क्वेश्चन है आपका हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा गया था, क्या समझता है? मशीनी भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा को, निम्न स्तरीय भाषा को, असेंबली भाषा को। वास्तव में ये सब कुछ जो भाषा है वो एक तरीके से मशीनी भाषा ही है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो मशीनी भाषा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी 2014 में पूछा गया था, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित, ए तथा बी दोनों। ट्रांजिस्टर तो एक हार्डवेयर है, बाइनरी अंकगणित एक ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर कंप्यूटर चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। फिर अगला है, आंतरिक मेमोरी में ENIAC कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था जब ENIAC कंप्यूटर के बारे में बताया था। तो ये केवल 20 अंक स्टोर कर सकता था। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? नेटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर वर्क स्टेशन? तो मैंने आपको बताया था कि नेटबुक सबसे छोटा है। नोटबुक और नेटबुक में फ़र्क समझना, नोटबुक हम लैपटॉप को कहते हैं, नेटबुक नोटबुक से भी छोटा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। तो ये जो क्लास है इसको आप डेमो की तरह लीजिए, इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको अगला क्लास चाहिए तो आपको पेड क्लास ज्वाइन करना होगा हमारे एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर। अभी डेमो के लिए कुछ अवेलेबल रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये कंप्लीट जो क्लास है वो यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप फेसबुक चलाते हैं तो हमारा जो फेसबुक पेज है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। प्ले स्टोर से अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और इंस्टाग्राम आईडी जो हमारा है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस, उस पर भी आप हमें फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।